हम लोगों ने अभी तक पीछे फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में जाना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और फिर उसमें हम लोगों ने FBD डायग्राम पढ़े। क्या पढ़े बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या पढ़े थे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में? फ्री बॉडी डायग्राम। तो 2 लेक्चर अभी इसके पहले हमने बनाए थे आपके फ्री बॉडी डायग्राम के, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स आपको कराए थे। क्या कराए थे? न्यूमेरिकल्स कराए थे और उनके बारे में समझाया था। तो एक न्यूमेरिकल हमने सभी बच्चों को होमवर्क दिया था, वो न्यूमेरिकल पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? न्यूटन के सेकेंड लॉ पे हम लोग बढ़ेंगे बस 2 मिनट बाद। ठीक है? क्योंकि हमने एक होमवर्क में क्वेश्चन किया था, देख लीजिए। ये जमीन होती है, इसके ऊपर एक 5 किलो का केक रखा है, इसके ऊपर एक 3 किलो का केक रखा है, इसके ऊपर एक 2 किलो का केक रखा है। अब ये एक दूसरे पर ऊपर क्या लगा रहे होंगे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इन तीनों पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको निकालना है थ्रू फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है? तो हमने जब फर्स्ट लॉ बताया था तो उसमें मैंने आप लोगों को टेंशन फोर्स समझाया है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स समझाया था और उसी पे बेस्ड FBD डायग्राम पढ़ाया था। टेंशन फोर्स क्या होता है? जब किसी भी स्ट्रिंग को हम खींचते हैं तो उसमें टेंशन जनरेट होता है। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अच्छा, आप सभी बच्चे बताओ, इधर ध्यान से देखना है बेटा। देखो, ये जो दूसरे नंबर वाला केक है 2 kg वाला, इसके लिए इसका सरफेस यही है। अब बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं हाथ पे रखा हूं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हाथ पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो मेरा हाथ भी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। नहीं समझे? ये मैंने ले लिया पावर बैंक, ये थोड़ा भारी है, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो नीचे जाने के लिए खींच रही ग्रेविटी, लेकिन मेरा हाथ भी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना मेरा भी फोर्स लगा रहा है हाथ। तो मतलब मैं हाथ ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर रख दिया हमने क्या? पावर बैंक। ये हथिया हाथ है, ठीक है। तो पावर बैंक नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो मेरा हाथ किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ फोर्स। इसी को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जो कि सरफेस के हमेशा कैसा लगता है? परपेंडिकुलर। कैसे लगता है? परपेंडिकुलर। बोलो, समझ में आया? अब मेरा हाथ ज्यादा फोर्स लगा दे तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा, हम कम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का फोर्स बढ़ जाएगा, हाथ नीचे चला जाएगा। बात समझ में आया? तो अब बताओ कि ऑब्जेक्ट है 2 kg वाला, ये इसके नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो 3 वाला भी तो पलट के इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो इसको n मान लेते हैं, n मान लेते हैं। बोलो, बात समझ में आई? आई या नहीं आई? दूसरे वाले ने तीसरे पे लगाया, तीसरे वाले ने दूसरे पे पलट के लगाया। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद आया? याद आया? कुछ याद आया होगा? वेरी गुड। अब चलो तीसरा वाला, तीसरा kg पे आते हैं, 3 kg। तो ये क्या है? सरफेस। 3 kg क्या 5 kg पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ? नॉर्मल रिएक्शन N1 बोल दें, तो 5 kg भी तो पलट के इसके ऊपर लगाएगा, ऊपर की तरफ। नहीं समझ में आया? अरे आया रे बबुआ, बोलो ना। वेरी गुड। अब की दूसर कलर लेवत है। अब बताओ, 5 किलो वाला जमीन पे रखा है, अब ये जमीन पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा N2, तो जमीन भी तो पलट के इसके ऊपर फोर्स लगाएगी N2। जितना फोर्स वो लगाएगी उतना फोर्स वो लगाएगा। समझ में आ गया? अच्छा भाई, अब ग्रेविटी भी तो घसीट रही है नीचे, तो नीचे 2 किलो को क्या घसीटेगी? 2g। अरे भाई साहब, 2g। 3 को घसीटेगी 3g, 5 को घसीटेगी 5g। 5g का मतलब नहीं समझे? F बराबर क्या होता है? mg। मास कितना है? 2 किलो। और g? g 2g, 3g, 5g। समझ गए? 4g में खा गया। समझ में आया? समझ में आया? अब चलो 2 किलो वाले का FBD डायग्राम बनाओ। FBD, तो 2 किलो में एक नीचे लग रहा है 2g फोर्स, जो कि अर्थ घसीट रही है, ठीक है। जो इस पे फोर्स लग रहे हैं केवल उनको ड्रॉ करना है। क्या बोला मैंने? जो इस पर फोर्स लग रहे हैं केवल वो ड्रॉ करना है, बाकी ड्रॉ
ये जिस पे फोर्स लगा रहा है वो ड्रॉ नहीं करना, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं सभी बच्चे बताओ। एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ 2G, बात सही है, ठीक है। और एक ये लगा रहा था 3 kg पर, तो ये लगा रहा है कौन, N, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट करना है, जो 3 kg वाला 2 kg पे लगा रहा है। तो 3 kg वाला 2 kg किधर लगा रहा है, ऊपर की तरफ, कौन सा फोर्स, N। बोलो समझ में आया, ये फ्री बॉडी डायग्राम। FBD डायग्राम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो ड्रॉ करना है, वो कितने पर लगा रहा है वो ड्रॉ नहीं करना। देखो ये लगा रहा था ना इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ड्रॉ मैंने किया, नीचे वाला नॉर्मल रिएक्शन किया नहीं किया, केवल जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो बताओ 2 किलो पर कितने फोर्स लग रहा है, एक तो नीचे की तरफ और जो 3 kg वाला 2 किलो पर लगा रहा था ऊपर की तरफ, यही है फ्री बॉडी डायग्राम। 3 kg वाला, बताओ 3 kg पर कितना लग रहा है, ये भाई हो गया 3, नीचे एक लग रहा है 3G, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सभी बच्चे बताएंगे, बताना 3 किलो वाले पर कौन फोर्स लगा रहा है, 3 किलो वाला 5 किलो वाले पर नीचे फोर्स लगाएगा, तो 5 किलो वाला भी पलट के ऊपर की तरफ लगा, कितना लगा रहा है, N1, वेरी गुड, N1। अच्छा 2 किलो वाला भी तो 3 kg पर लगा रहा है, N, 2 किलो वाला भी तो 3 kg पे लगा रहा है, तो लग रहा है ना 3 kg पर फोर्स, किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। देख लो, नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनो भैया, ध्यान से सुनो। 2 kg वाले ने 3 kg पर लगाया नीचे की तरफ, 3 kg वाला 2 kg पर लगाएगा ऊपर की तरफ। हमको क्या देखना है कि 3 kg पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक लग रहा है 3G, एक जो 5 kg वाला 3 kg पे लगा रहा था ऊपर की तरफ, और एक जो 2 kg वाला नीचे लगा रहा था 3 kg पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब समझ में आया। अब 5 kg वाला तुम लोग बताओ, ये है 5, जगह है नहीं, यहां पे है, ये है 5G, ये है 5G। बताओ 5G पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, 5 किलो वाले पे एक तो लग रहा है नीचे की तरफ 5G, एक तो ये जमीन पर लगा रहा है, उसको काउंट नहीं करना, जमीन भी तो इसके ऊपर लगा रही है, कितने, N2। और 3 किलो वाला भी तो लगा रहा है, 3 किलो वाला भी तो लगा रहा है 5 किलो पर, N1, किधर तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लगा रहा है कि नहीं। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम बन गए, बोलो रे बाबा। 2 kg वाला नहीं, 2 kg कहानी खत्म, वो तो 3 पे लगा रहा था ना, वो अभी नहीं तुमको इंक्लूड करना है, इस बात को दिमाग से निकाल दो कि 5G वाला 2G वाला 5G पे लगाएगा, वो सब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है, अभी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर देता है, 2G से कोई मतलब नहीं। अब बताओ एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो यानी N बराबर क्या हो गया, 2G, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसको क्या लिखोगे, N माइनस 2G बराबर 0, माइनस के 2G उधर भेज दोगे, N बराबर क्या आ जाएगा, बोलो समझ में आया। तो N बराबर 2 इंटू G की वैल्यू क्या मान ले, 10 मान ले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मान लेते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ गया, तो पहला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकल आया। अब इसका निकालते हैं, तो वो ऊपर क्या है, N1 बराबर नीचे क्या है, N प्लस 3G, यही है ना, नीचे दो फोर्सेस लग रहे थे, तो 3G और प्लस N दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, इसलिए जोड़ दिया, ऑपोजिट वाले को बराबर रख दिया, यही करना है। N कितना निकला, 20 प्लस 3G यानी 30, कितना आ गया, N1 भी निकला है, बोलो समझ में आया, बहुत बढ़िया। इसको निकाला जाए, क्या लिखोगे, N2 बराबर N1 प्लस 5G, तो N1 कितना निकला 50 और 5G यानी 50, यानी कितना आ गया, बोलो समझ में आया, N2 कितना आ गया, 100 न्यूटन। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ चालू करेंगे, क्या पढ़ना चालू करेंगे, सेकेंड लॉ। तो अभी तुमको होपफुली, हमको लगता है, आशा है मुझे ऐसा, कि आपको ये नहीं आया होगा या कम आया होगा, तो इसके लिए
आप जाके जो पहला और दूसरा लेक्चर था वो जाके आज जरूर से जरूर देख लेना, तो आपको कल से फिर पूरा समझ में आने लगेगा, क्योंकि अभी एक ही 2 लेक्चर हुए हैं। अगर तुम उसको मिस कर दोगे तो फिर आगे बढ़ता जाएगा सिलेबस और पीछे का तुम्हारा छूटता जाएगा। तो उसको जाके देख लेना, तो ये चैप्टर तुम्हारा स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो हम शेयर कर देंगे। ठीक, चलो आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा? न्यूटन चच्चा का सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है? चलो सभी बच्चे बताओ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है? सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू ma। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू ma, है ना? तो F इज इक्वल टू ma हम लोग के 9th वाला भी ये नहीं यूज होगा। 9th में हम लोग इसको डायरेक्टली लगा लेते थे, वहां पे सॉल्व हो जाता था। बट अब न्यूमेरिकल पता है कैसे आएंगे? डायरेक्टली F इज इक्वल टू ma नहीं निकालना होगा, एक्सेलरेशन। आपको एक पुली दे देंगे, उसमें एक स्ट्रिंग बांध देंगे, एक मास इधर लटका देंगे, एक मास इधर, बताएंगे बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। एक इंक्लाइंड प्लेन दे देंगे, यहां पे एक मास रख देंगे, पूछेंगे बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक मास इधर रख दिए, एक मास इसके बगल में चिपका के रख दिए, इधर फोर्स लगाएंगे, बताएंगे बताओ इधर एक्सेलरेशन कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे। एक ऐसे ऑब्जेक्ट लटका दिए नीचे और एक इसके नीचे ऑब्जेक्ट लटका दिए, कहेंगे एक्सेलरेशन कितना होगा। नॉर्मल वाला भूल जाओ न्यूमेरिकल, अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास। समझ में आई बात? पुली वाले आएंगे, स्लोप वाले आएंगे, दोनों मास चिपका के रख देंगे, दोनों मास एक के ऊपर एक रख देंगे, लटका देंगे, फलाना ढिमकाना करके, कहो बंदर लटका दे, कहो श्रेयस का लटका दे, है ना? तो किसी को भी लटका सकते कहीं पे भी। तो आपको कहेगा एक्सेलरेशन निकालो। अब मान लो एक तरफ अखिलेश लटकाया गया, एक तरफ श्रेयस, तो किधर एक्सेलरेशन होगा बताओ? दोनों पुली है, इधर अखिलेश लटक रहे हैं, इधर श्रेयस लटक रहे हैं, एक्सेलरेशन किधर होगा? श्रेयस की तरफ, क्योंकि श्रेयस भारी है, श्रेयस फोर्स ज्यादा लगाएगा। अखिलेश कम हल्के हैं, मतलब कम हल्के नहीं, हल्के हैं, तो क्या लगाएगा? फोर्स कम लगाएगा। मतलब इधर से अखिलेश ऊपर तनेंगे, श्रेयस नीचे जाएंगे, एक्सेलरेशन नीचे होगा। समझ में आई बात? और यहां पे जो F इज इक्वल टू ma है ना, ये मत लिखना। अब क्या लिखोगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स मतलब समझता है? आपने आज तक जितना भी पढ़ा है कहीं पे भी F इज इक्वल टू ma, वो F नहीं था, वो नेट फोर्स था। नहीं समझे? आपको अभी तक भ्रम में रखा गया था, F बराबर ma। F नहीं था वो क्या था? नेट F था। इसी तरह से बच्चों को पोटेंशियल डिफरेंस भी बताया जाता है, बट वो भी कभी कोई चीज होती ही नहीं है, ये डेल्टा भी होती है। पोटेंशियल जैसी कोई चीज ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जैसी चीज है। गलत बताया जाता है, अरे बताया सही जाता है, बट वो एजम्पशन होता है इन्फिनिटी चार्ज के लिए, बट वो आपको नहीं बताया जाता, वो टीचर अपने मन में रख लेता है। तो वो भी लिख देता है, तो भी हम लोग मान लेते हैं, v इक्वल टू आई रटते चले आते हैं, बट एग्जैक्टली वो डेल्टा भी होता है। समझ में आई भाई साहब कुछ बात? कह रहे बालक? इतना समझ में आ गया? तो F बराबर ma में नेट फोर्स बराबर एक्सेलरेशन होता है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स F लग रहा है इधर से, 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 एक फोर्स इधर मान लो लग रहा है F। तो इन सभी का सम करके जोड़ लेना, नेट फोर्स आपका निकल आएगा। क्या निकल आएगा बेटा? नेट फोर्स बॉडी पे जितने लग रहे हो उनको जोड़ लेना, वो नेट फोर्स यहां रखना होगा। आप कभी भी न्यूमेरिकल आएंगे तो यहां कौन सा फोर्स रखोगे? एक फोर्स नहीं, क्या रखेगा? नेट फोर्स। और एक बात और समझ लो, ये F इज इक्वल टू ma जो है, ये आपकी बुक में जितने 90 से 95% क्वेश्चंस होंगे उसमें जो लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का मास क्या होगा? कांस्टेंट। मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा। बट हर जगह ये फॉर्मूला एक्यूरेट नहीं होता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पे मास वेरिएबल रहता है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मास वेरिएबल रहता है, मास चेंज हो रहा होता है, तब ये फॉर्मूला आप लगाओगे गलत हो जाएगा। तब F इज इक्वल टू ma आप नहीं बोल सकते हो।
क्या बात है, अभी क्वेश्चन में बताऊंगा। समझ में आई बात? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ एग्जैक्टली बताता क्या है, बताओ। न्यूटन का सेकेंड लॉ एग्जैक्टली क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स। किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। जितना ये है एग्जैक्टली और इसकी इक्वेशन में भी बताऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म में एक इक्वेशन होती है न्यूटन के सेकंड लॉ की, अभी मैं वो बताऊंगा। वो हर जगह लगेगी, हर जगह एकदम एक्यूरेट इक्वेशन वही है जो कि हर जगह वही यूज होगी। ठीक है, वो तुम कहीं भी लगा दो, चाहे मास कांस्टेंट हो, चाहे वेरिएबल हो, कुछ भी हो, हर जगह वो इक्वेशन लग जाएगी। वो है एग्जैक्टली इक्वेशन न्यूटन के सेकंड लॉ की। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। किसी बॉडी पर आप जितना फोर्स अप्लाई करते हो उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये चेयर है, मैंने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा मोमेंटम में चेंज हुआ। ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा मोमेंटम में चेंज हुआ। अब ऐसे करके फोर्स ज्यादा लगा देते हैं, मोमेंटम और ज्यादा हो जाता अभी, लेकिन बच गया। समझ में आया भाई? तो फोर्स जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट पर, उस पर मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज होगा। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज। कम फोर्स कम मोमेंटम चेंज। क्लियर हो गया होगा होपफुली। चलो भैया, सभी बच्चे बताएं। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया F। क्या अप्लाई किया? अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? U। अरे होगी। फिर कुछ समय, इसका मास क्या है? M। और कुछ समय बाद क्या होगी इस मास M की फाइनल वेलोसिटी V। फोर्स क्या लग रहा है? F। तो इसका यहां पे मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल। यहां पे मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? mu। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम बराबर f। बोलो याद आया या नहीं आया? याद आया? यहां पे जब स्टार्टिंग करोगे तो टाइम क्या रहेगा? 0। जब फाइनली जाओगे तो टाइम क्या हो जाएगा? t। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। डेल्टा टी को लिख सकते हो कि नहीं? क्या लिख सकते हो? t माइनस 0। आया? फाइनल मोमेंटम क्या है? mv। इनिशियल मोमेंटम क्या है? mu। t माइनस 0 t बराबर f। m को क्या कर लेंगे? कॉमन। m को कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मास यहां कांस्टेंट है, इसलिए m कॉमन ले रहे हैं। तो m कॉमन लेंगे तो v माइनस यू बाई क्या बचा? t बराबर f। और v माइनस यू बाई टी क्या होता है? बोल भी दो। एक्सेलरेशन। निकल आया कि नहीं निकल आया? f इज इक्वल टू ma। तो यहां से आया है ये f, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आया है f इज इक्वल टू ma। और हर जगह ये करेक्ट हो जरूरी नहीं है। वहीं पर ये लग पाएगा जहां पर मास कांस्टेंट होगा। जहां पे मास कांस्टेंट नहीं होगा वहां पे ये न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते तुम। समझ में आ गई बात? तो ये आया कहां से? ये समझ में आया? एग्जैक्टली हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? ये नहीं कहता है। टीचर क्या बोलता है? कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ बता। कहिए भैया F इक्वल टू ma। ठीक है बैठ जा ना। न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma नहीं है। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। एग्जैक्टली ये बोलो, ये नहीं। ये तो इससे डिराइव होकर आया है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया या नहीं? बोलो, सभी बच्चों को आ गया? बहुत बढ़िया। कहां पर अप्लाई नहीं होता? कुछ ऐसे भी मैंने बताया न्यूमेरिकल होते हैं। जैसे हमारे रॉकेट की कहानी सुनो। रॉकेट में क्या होता है? रॉकेट इंजन में फ्यूल को बर्न करता है। फ्यूल को क्या करता है? बर्न। और तेजी से नीचे की तरफ क्या बढ़ता है? प्रेशर, फोर्स, थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? अप थ्रस्ट। पानी पे भी हम लोग जाते हैं तो पानी क्या लगाता है? अप थ्रस्ट। तो उसी तरह से रॉकेट भी नीचे की तरफ धक्का मारता है तभी तो ऊपर जाता है। वो वाले बोतल वाली रॉकेट बनाओ कि नहीं कभी स्कूल में? वो छुच्छी लगा देते हैं बोतल पे, ढक्कन पे,
और उसको फिर खूब भरते हैं पंप से और चैसे खोलते हैं, सू से ऊपर जाती है। वो उसमें देखे होगे, रील वील में वायरल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जितना लगेगा, फोर्स जितना लगेगा कि उतना ही मोमेंटम में क्या होगा, चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ही होगा जितना नीचे से फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और यहां पर रॉकेट में F इज इक्वल टू ma नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां मास वेरी करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत होगी। और जब किसी चीज की रफ्तार बढ़ती है तो उसका मास चेंज होता है। उसका मास क्या होता है, चेंज। मास भाई 9th में आपको क्या बताया गया था, मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होता, बट मास चेंज होता है। अभी इस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मास कैसे चेंज होता है, क्यों होता है ना। तो इसको मैं बताऊंगा, पहले बताओ ये बात समझ में आ गई। यहां पर F इज इक्वल टू ma नहीं लगा सकते, क्यों? F इज इक्वल टू ma वहीं लगा सकते हो जहां पर मास क्या हो, कांस्टेंट हो, वहीं पर आप लगा सकते हो F इज इक्वल टू ma। बट रॉकेट में क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। अब तुम लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि मास कैसे चेंज हो रहा है। तो हमारी आइंस्टीन की जो रिलेटिव थ्योरी है उसने हमें बताया है मास चेंज होता है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बुक्स में आपके डिब्बा में पैक होगा। ठीक है, m नॉट क्या है, रेस्ट मास, रेस्ट ऑब्जेक्ट का मास है m नॉट। रेस्ट ऑब्जेक्ट समझते हो, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका मास, सो नहीं रहा है, रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब नहीं समझे क्या, स्टेशनरी पोजीशन पे, समझ गए। m नॉट क्या है बताओ, एक्चुअल मास। क्या है बेटा, एक्चुअल मास। हाँ, ये m है एक्चुअल मास, m नॉट क्या है, रेस्ट मास। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जिसका तुम मास निकाल रहे हो। तो बोला जाता है मास जो है, स्पीड बढ़ने पर मास इंक्रीज होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है मास बढ़ता है, मास चेंज होता है। स्पीड घटती है मास घट जाता है। कैसे? क्योंकि अगर हम किसी भी पार्टिकल की, कोई भी एक पार्टिकल है, अगर उसकी रफ्तार हम कर दें, उसकी रफ्तार हम कर दें लाइट की रफ्तार के बराबर, उसकी रफ्तार कितनी कर दे, लाइट की रफ्तार के बराबर अगर कर दे, तो उसका मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन लाइट की रफ्तार को कोई पकड़ तो सकता नहीं है, लेकिन उसके आसपास भी थोड़ा बहुत तो, मतलब उसके पहले तक, आधा तक तो जा सकते हैं हम लोग। तो मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट है c/2, मतलब कोई एक पार्टिकल है जिसकी इस लाइट की स्पीड से आधी स्पीड है, लाइट की स्पीड से आधी स्पीड है। चलो इसको रख के जरा निकालो, मास चेंज हो रहा है। फॉर्मूले पे रखो, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस c/2, यानी c स्क्वायर बाई 4 c स्क्वायर। सही है, v की जगह क्या रख दिया, c/2, v स्क्वायर है, c स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। हाँ हाँ कर रहे हैं उसको। अब ये 4 नीचे ले आओ, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर अपॉन 4 c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर क्या हो गया, तो 1/4 हुआ कि नहीं? तो कितना आ जाएगा ये, तो 4 माइनस 1, तो m नॉट अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा m नॉट अंडर रूट 4 माइनस 1 अपॉन 4, कितना आ जाएगा m नॉट अंडर रूट 3/4। इसको क्या लिख सकते हो, m नॉट अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 को ऊपर भेज दो, अंडर रूट 4 को 2, m नॉट बटे रूट 3। अब इसको डिवाइड करोगे, बताओ कुछ ना कुछ मास बढ़ेगा या घटेगा? चलो एक काम करो, इसको डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा। नहीं, देख लेते हैं बढ़ रहा है घट रहा है। अगर हम स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट की c/2 कर दें, स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर दें, आधी, देखते हैं मास बढ़ रहा है घट रहा है। यानी 2 डिवाइडेड बाई 1.7, यानी 1.17 करके m नॉट। देखो ये मास जो था, रेस्ट मास जो भी था, उसमें कितना मास बढ़ गया, 1.17 टाइम्स बढ़ गया। आया या नहीं आया?
तो मास जो होता है स्पीड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? स्पीड अगर बढ़ी तो मास बढ़ जाता है, स्पीड अगर घटी तो मास घट जाता है। अब हम लोग कितनी रफ्तार से भागते हैं? ज्यादा से ज्यादा कार में बैठ के चले गए 200 400 चले गए किलोमीटर प्रति घंटे, लंबरगिनी में बैठ गए, सुप्रा में बैठ गए मान लो, ठीक है, आई में बैठ गए, अब चले गए, तो 400 स्पीड क्या है? कुछ नहीं है। अरे हम कहीं जाए लेकिन उतनी स्पीड कुछ नहीं है ना उतनी स्पीड कुछ नहीं है, उसमें तुम्हारा मास बढ़ेगा बट तुम्हें फील नहीं होगा, बहुत ही कम मास बढ़ेगा। इसलिए हम लोग को लगता है मास सेम है हर जगह, और इसलिए क्लास 9th में आपको बताया गया तो मास कांस्टेंट है, क्योंकि इतनी वेलोसिटी कोई गेन नहीं कर सकता जल्दी। लेकिन रॉकेट की वेलोसिटी होती है अच्छी खासी, तो मास उसका क्या होगा? चेंज होगा या नहीं होगा? अगर मास चेंज हो रहा है तो मास क्या कांस्टेंट होगा? नहीं। मास अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो F = ma तुम यहां लगा सकते हो? नहीं। अब समझ में आया? ये फॉर्मूला कब के लिए है? जब मास कांस्टेंट हो, और मास कांस्टेंट नहीं है। अब बताओ कितने बच्चों क्लियर हुआ न्यूटन का सेकंड लॉ? बहुत गहरी बात बताई है, कोई तुम्हें बताएगा नहीं है? क्या कह रहा? हाँ, टेस्ट भी इतना ही गहरा होगा तो एक्चुअल मास जो होता है बेटा वो हमेशा रेस्ट मास से ग्रेटर होता है। अगर कोई बॉडी क्या हो रही है, अगर कोई बॉडी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो एक्चुअल मास जो होगा वो रेस्ट मास से क्या होगा? ग्रेटर होगा, अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको आप लोग नोट करना चाहें जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात? नोट करोगे? बिल्कुल। तब तक मैं इसको पोज लगा देता हूं। ठीक, हाँ पूछो। रेस्ट मास, जैसे हम अभी खड़े हैं, हमारा मास है 80 किलो मान लो। मास मतलब समझ रहे हो ना, 80 किलो, वेट नहीं बोल रहा हूं मैं, मास बोल रहा हूं। मास की यूनिट होती है केजी, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। मैं मास बोल रहा हूं, मेरे 80 केजी है। अब मैं भागूंगा, अगर लाइट की स्पीड मतलब मान लो लाइट की आधी स्पीड से भी भागूंगा तो मेरा मास इतना बढ़ जाएगा। हाँ जो भी हो, 1.17 केजी टाइम्स बढ़ जाएगा, इंटू 80 कर देना, इतने को 80 से मल्टीप्लाई कर देना, वो मेरा मास होगा। जब मेरी स्पीड कितनी होगी? c/2, स्पीड ऑफ लाइट के आधी, कुछ बढ़ जाए। हाँ ग्राम, ग्राम नहीं यार, केजी में बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, अगर तुम लाइट की स्पीड पहली चीज तो कोई पकड़ नहीं सकता, अगर तुमने लाइट की स्पीड पकड़ ली तो टाइम ट्रेवलिंग भी पॉसिबल हो जाएगी। समझ रहे हो? तो टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल तभी होगी जब लाइट की स्पीड पकड़ सकते हो, और लाइट की स्पीड कोई पकड़ ही नहीं सकता। पहली चीज, इतनी जल्दी तो नहीं पकड़ सकता। इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं 10⁶ मीटर पर सेकेंड से, किसमें? मेटल्स में, लेकिन वो भी लाइट की स्पीड से नहीं चल पाते हैं। वो 10⁸ होता है, और ये 10⁶ से ही चलते हैं। हाँ वो भी 10⁸, हाँ, और वो 3 भी है, 3 × 10⁸। तो ये चीज होता है लाइट की स्पीड से चलने में। लेकिन ये होता है E=, हाँ ये रिलेटिव थ्योरी में बताया गया है कि आपकी जब बॉडी की स्पीड बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है। आप खुद ही सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में एक है, आप लोग खुद बताओ, और एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, किसका मास ज्यादा होगा? ये भी 2 किलो की, ये भी 2 किलो की है, बट ये रेस्ट में, मोशन में, किसका मास ज्यादा होगा? मोशन वाले का। पूछो क्यों? क्योंकि ये मोशन में आएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और E = mc² पढ़े हो? mc² पढ़ा है ना? और m = E/c² पढ़ा होगा? नहीं, वो नहीं है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब समझो कैसे डिफरेंस है। मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, E = mc² क्या बताता है? मास विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और m = E/c² क्या बता रहा है? एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अ मास। तो यहां पे एनर्जी गेन हुई, तो एनर्जी किस में बदल गई? मास में, तभी तो इसका मास बढ़ा है। समझ में आई बात? दोनों सेम नहीं, करेक्ट इक्वेशन ये है, और यही हमारी जीवन की इक्वेशन है, मरना और जीना। हम लोग जब मर जाते हैं तो हमारा मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं।
जला दिए जाते हैं, तैरा दिए जाते हैं, गाड़ दिए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मास को डिके कर देता है, हमारा मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। उसी को हम लोग रूह, आत्मा, ये सब कहते हैं। समझ में आई बात? और जब हम लोग पैदा होते हैं तो पैदा होने में आपको पता है स्पर्म ओवम फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा। तो स्पर्म ओवम कैसे फ्यूज कर रहे हैं? एनर्जी की वजह से। वो कैसे डेवलप हो रहे हैं? एनर्जी की वजह से। वो एनर्जी ही मास में कन्वर्ट हो रही है, वो एनर्जी ही मास में कन्वर्ट हो रही है। अब समझ में आया? ये है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है, मोशन में आता है, तो उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? मास बढ़ेगा। अब क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लास 12th में सीखने को मिलेगा। हाँ पूछो। कम नहीं होगा, उसका मास जो है वही रहेगा, बट उसकी स्पीड बढ़ने पर एनर्जी बढ़ेगी और मास इंक्रीज करेगा। हाँ, वो एम नॉट कहलाएगा, रेस्ट मास। जैसे आपसे अगर कोई कहे रेस्ट फोटोन का मास बताओ, कोई ऐसा फोटोन, ऐसा कोई पार्टिकल है जिसका मास 0 हो? रेस्ट फोटोन का मास 0 होता है। रेस्ट फोटॉन्स का मास क्या होता है? 0। ग्लूऑन्स का होता है। न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, बट ग्लूऑन का मास 0 होता है। रेस्ट फोटोन का मास 0 होता है। ऐसे पार्टिकल, फोटोन पता है ना क्या है? जो लाइट आ रही है ये पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है, और ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं, क्वांटा। इन्हीं छोटे पैकेट्स को फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन्स। तो बोलो ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? अच्छा, तो अभी मैंने बताया था F इज इक्वल टू एम ए। कहां लगेगा? जहां पर M क्या होगा? कांस्टेंट। मास क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। वहीं पर ये फॉर्मूला वैलिड है, जो कि आपकी बुक में 90-95% क्वेश्चंस होंगे। 5% ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे मास क्या होगा? वेरिएबल। मास क्या होगा? मास क्या होगा बेटा? वेरिएबल। तब वहां पे ये मत लगाना, तब आप क्या लगाना? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या लगाओगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम सभी बच्चे जानते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है? mv। P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? mv। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अच्छा ये बताओ, अब इसकी तुमको डिफरेंशियल फॉर्म बताते हैं। कौन सी फॉर्म? डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म। अच्छा ये बताओ, ये तो है फॉर्मूला F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये तो एवरेज की वैल्यू होती है। डेल्टा कब लगाते हैं? एवरेज, फाइनल माइनस इनिशियल। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा? इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा? dp बाई dt। डिफरेंशियल फॉर्म यही तो होता है, डिफरेंशिएशन लगाना। अगर बहुत कम चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, बहुत कम समय में होगा, तो dp बाई dt नहीं लिखोगे? मान लो बहुत ही थोड़ा सा मोमेंटम में चेंज हुआ और बहुत ही थोड़े से समय में हुआ, तो क्या लिखोगे? dp बाई dt। और बहुत ज्यादा हो रहा है तो डेल्टा p बाई डेल्टा t। ये एवरेज के लिए होता है, इंस्टेंटेनियस के लिए होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब 1 सेकंड के अंदर। मान लो 1 सेकंड में कितना मोमेंटम हुआ, चेंज मोमेंटम हुआ, उसको निकालने के लिए dp बाई dt। और सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चे बताएं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv। dmv बाई dt होता है कि नहीं होता? मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, याद है? डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। नहीं याद आया? नहीं याद आया? चलो फॉर्मूला देख लो। duv बाई dt, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। पहले फर्स्ट फंक्शन को क्या कर दोगे? लीव। सेकंड फंक्शन का क्या कर दोगे? डिफरेंशिएशन। फिर प्लस सेकंड फंक्शन को क्या कर दो? लीव। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये फंक्शन इनटू फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? फंक्शन इनटू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन लीव, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन लीव, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इसको क्या करोगे? फर्स्ट फंक्शन लीव, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन लीव, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये आ गया आपका फोर्स इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये मेन फोर्स है। ये लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। अब देखो, इससे मैं प्रूफ करके दिखाता हूं।
F इज इक्वल टू क्या आया, m dv बाई dt आया, v इज इक्वल टू क्या है, dm बाई dt आया। यही इक्वेशन आई कि नहीं आई, यही इक्वेशन आई कि नहीं आई। अब मान लो मास कांस्टेंट है, मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में मास क्या है, तो क्या वहां लग पाएगी इक्वेशन, जहां अगर नहीं कांस्टेंट होगा तब भी लग जाएगी। अच्छा मान लो अगर कांस्टेंट है, मास क्या है, मास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अरे भैया अगर d बाई डी टी है, ऊपर x है, फंक्शन क्या है t, अरे चलो x हटा दो कंफ्यूज हो जाओगे, 2 ले लिया जाए, नीचे क्या है t, ऊपर क्या है 2, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है कि नहीं, होता है ना। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो f बराबर m dv बाई dt को a नहीं लिख सकते, वही फॉर्मूला फिर आ गया, आया है नहीं, नहीं है, आश्चर्यचकित रहेगा क्या भाई, मास कांस्टेंट होगा तो यही तो फॉर्मूला आएगा जो आ रहा है। यहां मास क्यों, मास जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसको कांस्टेंट मानोगे ना, तो ये तो कांस्टेंट है ही है, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी ना कि तो बाहर है, डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी का होगा ना, तो dv बाई dt को a ही तो बोलोगे। कुछ आया दिमाग में, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं है, क्लियर हो गया। तो मेन इक्वेशन आपकी बेटा ये है, f इज इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। क्लियर हो गया सभी बच्चों को, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर हो गया। अब इसके बाद है FBD डायग्राम, वही है, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अब इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। हाँ बोलो।